सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो वो मोदी सरकार में आज है, पिछले 45 सालों में सिर्फ और सिर्फ। और सबसे बड़े घोटाले की अगर बात की जाए तो घोटालों की बात की जाए तो आप देखना नोटबंदी सदी का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। कि पेपर कैंसिल हो गया, सरकार चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो क्यों कैंसिल हुआ, क्यों पेपर क्यों करा? हम भी वोट देंगे बीजेपी को। 80 सीटों में एक भी कैंडिडेट मुस्लिम हो पूरी लोकसभा में, बताइए कौन सा? भारतीय जनता पार्टी 400 पार जीत के आ रही है निश्चित रूप से। ये जनता ने मन बना लिया है और जनता का मन बन गया है। आपके हिसाब से बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी या नहीं तोड़ी गई? हमारे हिसाब से तोड़ी गई नहीं तोड़ी, हमारे सामने नहीं तोड़ी गई। सीधा जवाब, तोड़ी गई थी या नहीं हमारे सामने नहीं तोड़ी गई, हमारे सामने नहीं तोड़ी गई, ना हमारे सामने कोई हमला हुआ। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम अपनी चुनावी पड़ताल लेकर पहुंच चुके हैं मुरादाबाद शहर। यहाँ पर अगर वोटरों की बात करें तो करीब 12 लाख से 15 लाख के बीच में वोटर्स हैं और ऐसी ज़मीन जहाँ पिछले चुनाव में 2019 में मोदी लहर होने के बावजूद यहाँ पर जो सरकार थी, जो सांसद था, वो सपा और बसपा के गठबंधन से बना। लेकिन इस बार देखना है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ खास तैयारी कर रही है। खास तैयारी इसलिए क्योंकि जब से ये सीट वर्चस्व में आई है तब से सिर्फ 2014 को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ये सीट कभी जीत नहीं पाई है। अब इस बार हो सकता है कुछ खास तैयारी हो, सपा के सांसद को, बसपा के सांसद को, कांग्रेस को हराने की कुछ खास रणनीति हो। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और शुरुआत करेंगे हम भाजपा के साथ। भाजपा के साथ इस वजह से क्योंकि जब से वर्चस्व में सीट आई है तब से भाजपा सिर्फ 2014 में जीती है मोदी लहर में, लेकिन जब 2019 में भी मोदी लहर दिखाई पड़ रही थी तब यहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। इस बार इंडिया गठबंधन का सामना करना है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। कैसे पार पाएंगे इंडिया गठबंधन से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से काम करती है और इसी नीति पर चलते हुए आज पूरा देश, पूरा भारत मोदीमय है और यूपी में हम लोग 80 सीट जीत रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी 400 पार जीत के आ रही है निश्चित रूप से। ये जनता ने मन बना लिया है और जनता का मन बन गया है। पूरा भारत विकास में है इस समय। पूरा भारत विकास में है, लेकिन मुरादाबाद शहर सीट के लिए खास तैयारी क्या है? क्योंकि आप लोगों ने सीटों का ऐलान तो किया लेकिन मुरादाबाद को छोड़ दिया। अभी भी कुछ खास रणनीति, डर है कि अभी भी जो गठबंधन है उससे हम कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं? ना कोई डर है, ना कोई भय है और ना कोई ठगबंधन है, ना गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी हर काम सोच विचार के और पूरे विचार करने की बात करती है, तो वही विचार हो रहा है और जल्दी ही प्रत्याशी घोषणा होगी। हमारा प्रत्याशी 24 घंटे 365 दिन घोषित है, वो है कमल का फूल। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम करता है और करता रहेगा। कमल के फूल के लिए काम करता है। कांग्रेस के हमारे साथ नेता हैं साहब, अगर आपसे बात करें तो राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ से निकाली और अब जो आपका गठबंधन है वो सपा के साथ है, जबकि पिछली बार सपा का गठबंधन था बसपा के साथ। इस बार क्या खास देख रहे हैं? किस तरह से आप भाजपा को रोक पाएंगे? क्योंकि मैंने जो सर्वे किया है, कुछ लोगों से मुलाकात की है, हर तरफ तो भाजपा भाजपा दिखाई दे रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने के बावजूद कहीं पर कांग्रेस का उस तरह से एक मतलब उत्साह नहीं दिख रहा है जो होना चाहिए। पहले तो मैं आपकी बात ठीक करता हूँ। आपने ये कहा कि 2019 में मोदी जी की लहर थी। मोदी जी की लहर ना कभी थी, ना कभी है, ना कभी होगी। उसका रीज़न, सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया गठबंधन बनाने के पीछे कारण ये था कि जब मोदी सरकार 2019 में हुई थी तो मात्र 31% वोट होने, 69% जो वोट था उसका बिखराव था। इंडिया गठबंधन जो बनाया गया वो उन जो बिखरे हुए वोट थे उनको इकट्ठा कर एक जगह लाने के लिए और देश के हित में काम करने के लिए बनाया गया। और राहुल जी की रैली की अगर बात की जाए, जो न्याय यात्रा निकाली है, आप शायद पब्लिकली ज़्यादा नहीं मिल पाए होंगे। आप पूरे मुरादाबाद चलिए, मेरे साथ घूमिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त इंडिया गठबंधन का एक माहौल है। और आप देखना कि बहुत अच्छे मार्जिन से मुरादाबाद की क्या उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सीट हम जीतने जा रहे हैं। आपने राहुल गांधी की बात की कि राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और वो किसी पद पर भी नहीं हैं, अध्यक्ष भी नहीं है, उसके बाद भी उनको आप बड़ा लीडर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अगर राहुल गांधी के अध्यक्ष पद की बात करें, अध्यक्ष रहते हुए अगर वो मध्य प्रदेश के और राजस्थान के चुनाव को छोड़ दे तो आप लोग लगातार चुनाव हारते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने राहुल गांधी को सबसे बड़ा चेहरा बना करके रखा हुआ है। क्या वजह है? एक परिवार के सदस्य को ही आगे बढ़ाना है या पार्टी को भी आगे बढ़ाने की इच्छा है? देखिए, आप परिवार का त्याग देखिए।
देश की आज़ादी से पहले और अब तक जो त्याग गांधी परिवार ने दिया वो शायद ही हिंदुस्तान में कोई दूसरा पे। और राहुल गांधी जी के पद की बात क्या है, सांसद तो मौजूदा है ही है, मौजूदा सांसद तो है। और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल सब समान है, सब बराबर से मेहनत करे, राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और उनकी न्याय यात्रा को जो प्यार मोहब्बत पूरे हिंदुस्तान में मिल रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। और आप देखना इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। हमारे साथ AIMIM के साथी हैं। सर, आपकी तैयारी मुरादाबाद शहर को लेकर के किस तरह से है? क्योंकि पिछली बार तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी से सांसद बने और इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, उनकी एक नई तरीके से तैयारी होगी। तो आप लोग कैसे, आपको तो हमेशा कभी कांग्रेस की बी टीम बता दिया जाता है, कभी कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम आपको बता देती है, तो इन A और B के खेल में आप कैसे बाहर निकले? देखिए, अभी बैरिस्टर ओवैसी साहब ने रोज़े की हालत में मस्जिद में सबके सामने बताया था कि मैं किसी की बी टीम नहीं हूँ, मैं आपकी टीम हूँ, मैं गरीबों की और मजलूमों की टीम हूँ। मसला क्या है कि ये कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ क्या क्या किया है सबको मालूम है। लोगों को राहुल गांधी के परिवार का त्याग याद है, मुसलमानों का इस देश में क्या त्याग है किसी को नहीं पता। वो खुरच खुरच के मिटा दिया गया। जब देश आज़ाद हुआ था तो इस देश को बनाने के लिए मुसलमानों ने क्या क्या कुर्बानी दी हैं, उन सारी कुर्बानियों को भुला दिया गया। और मुसलमानों को बाद में जब समाजवादी आई तो उसने पूरे समाज को क्रिमिनल बनाया। उसने जो परसेप्शन क्रिएट किया समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव ने, दुनिया के सामने कि ये समाज जो है ना तो ये पढ़ता लिखता है, न इसे पढ़ने लिखने का शौक़ है, न इसे कारोबार का शौक़ है, ये तो क्रिमिनल माइंड लोग हैं। मुसलमानों को बार बार ये कहा गया कि हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी क्या सबकी जिम्मेदारी सरकार की है। तो मुलायम सिंह यादव ये कहते थे कि मुसलमान अपनी हिफाजत के लिए कट्टा तमंचा रख लें, ठीक। तो हमें तो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। और बार बार हमारे ऊपर ये तोहमत कि आप, बीजेपी कहती है कि आप साबित करो कि आप इस देश से नागरिक हो कि नहीं हो, ठीक। समाजवादी और कांग्रेस साबित करने में लगी हुई कि आप सेकुलर हो कि नहीं हो। अरे भैया, हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? आप बता दिए पूरे देश के अंदर ऐसी कौन सा मुस्लिम नेता है जिसको सारे हिंदुओं ने वोट करा हो? आप बता दीजिए। सारे हिंदू नेताओं को मुसलमानों ने वोट किया आज तक ये रिकॉर्ड है। अगर ये सेकुलरिज्म जिंदा है तो बीजेपी जब सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, हरिद्वार से किसी मुसलमान को टिकट दे और जिता के दिखाए, बनारस से अखिलेश यादव किसी मुसलमान को टिकट दें और जिता के दिखाएं। यूपी के अंदर 80 सीटें हैं, 80 सीटों के अंदर 25 सीटें ऐसी हैं जहां से मुसलमान एमपी जीत सकता है। आज तक आप बताइए कितने मुसलमान एमपी जिता के भेज दिए यहाँ से? हमेशा आंकड़ा 2005 में 2 या 4 में या 5 में ख़त्म हो जाता है। तो हमारे साथ तो इतनी ठगी है कि हमें मारा भी जाएगा, हमें पीटा भी जाएगा, हमें लूटा भी जाएगा और हमसे कहा जाएगा तुम बोलना मत। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि मुलायम सिंह यादव जो है उन्होंने कभी मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं दिया। और आप कहते हैं कि हम PDA बनाएंगे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक तो मुसलमान हुआ, आप कह रहे हैं कि हम उन्हें बढ़ा रहे हैं। समाजवादी AIMIM आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप मुसलमानों को बढ़ने नहीं देते हैं। ये किस तरह की राजनीति है? क्योंकि अगर विपक्ष बिखरेगा तो फिर आप भाजपा का सामना कैसे करेंगे? देखिए, भाजपा का सामना समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता में वो दम है जो भाजपा का सामना कर सकती है। और कोई पार्टी ऐसी नहीं है उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के अलावा भाजपा का सामना कर ले। दूसरी बात रही कि मुसलमानों को ठगने की, तो ये मुसलमान जनता आपको बताएगी कि वो किस सरकार में अपने आप को महफूज समझती है। ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने चैनल के माध्यम से जान सकते हैं। मुसलमानों के वो काम जो नेताजी ने कर दिए, आज तक हिंदुस्तान के अंदर कोई नेता उसमें पैदा नहीं हुआ जिसने कहा कि हम अगर आरक्षण नहीं दे सकते तो अधिकारियों को ताकीद कर दी गई कि कम से कम इतने मुसलमान हर नौकरियों में ले लीजिए जाए। उर्दू अनुवादक की नौकरी किसने खोली? आप इन सबसे सवाल पूछ लीजिए कि उर्दू अनुवादक किसने दिए। और ये जो तुम्हारी एम्बुलेंस चल रही है 108, 102 किसने दी? 100 डायल किसने दी? और खाली हमें मुसलमानों की बात नहीं करनी है, हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों को मिलाकर चलना ही समाजवाद का नाम है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है। और PDA का मतलब देखिए, आप समझिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक में खाली मुसलमान नहीं है, बहुत सारी कौमें हैं। और उसके अलावा अगड़ा भी उसी में आता है।
सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आप इसे कहेंगे। भाजपा के खोखले नारे को आप सबका साथ सबका विकास नहीं कहेंगे, सब क्योंकि कितने मुसलमान हैं आप क्या बता सकते हो, कितने परसेंट? साहब आप जब पीडीए की बात करते हैं और ए से जब अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो ऑफिशियली आप पीडीए में ए को अल्पसंख्यक ही बोलते हैं, लेकिन अब हमेशा जब आपसे बात होती है तब आप उसमें अगड़ा जोड़ देते हैं। तो क्या आपकी जो लाइन है उसमें अगड़ा कहीं दूर छूट जाता है? जब आपसे पूछा जाता है तब जाकर के आप अगड़ा को उसमें इंक्लूड करते हैं? नहीं, अगड़ा उसमें शामिल है। पीडीए इन लोगों के लिए बनाया गया जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, ये इसके लिए पीडीए बनाया गया। अगड़ा जो है वो बिल्कुल अपनी जगह फिट है, उसको तो पहले साथ में लिया, अगड़ों ने ही मिलकर इसको बनाया। अगड़ों ने इनको मिलकर के बनाया। तमाम अपने अपने दावे हैं। फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास आएंगे। पिछली बार था मैं भी चौकीदार हूँ और इस बार आ गया है कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ, और जो मैं भी चौकीदार हूँ वो जब तक चुनाव होते हैं तब तक चौकीदार होते हैं और चुनाव ख़त्म होने के बाद वो चौकीदार नहीं रह जाते हैं। इस बार मैं भी मोदी का परिवार हूँ, कब तक परिवार रहेगा? ना चौकीदार पहले भी थे, चौकीदार आज भी हैं, चौकीदार आज भी रहेंगे। चूँकि आज के हमारे 10 साल के कार्यकाल में कोई एक घोटाला 1 रुपये का कोई बता नहीं सकता कि केंद्र सरकार में हुआ, प्रदेश सरकार में हुआ, कहीं घोटाला नहीं है। ये चौकीदार की महिमा है कि आज तक कोई घोटाला नहीं हो पाया। और सरकार में आप जाओ तो घोटाले वो भी लाखों करोड़ों में, कि कितने करोड़ के लाख करोड़, 20 लाख करोड़, हम जीरो लगाते हुए डरते हैं और ये लोग घोटाले करते हैं। और जहाँ परिवार की बात है तो आज जो 140 करोड़ देशवासी हैं वो मोदी जी का परिवार है, वो मोदी जी को प्यार करते हैं, और वो ही 400 पार 140 करोड़ जो परिवार हैं वो 400 पार लेके आएंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ना हिंदू को टिकट देती है ना मुस्लिम को टिकट देती है, वो केवल उसके काम के आधार पे, उसके जिताऊ के आधार पे, जो भी जीतने वाला कैंडिडेट है उसे धर्म, जाति, मजहब को मतलब नहीं है, वो उसे टिकट देती आई है और आगे भी देगी। चलिए, इससे आप पर एक सवाल पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब आप चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव होता है और आप कहते हैं कि हम मुसलमानों को और हिंदुओं को दोनों को टिकट देते हैं, तो फिर ये 80 बनाम 20 क्यों हो जाता है? 80 बनाम 20 नहीं हुआ, टिकट मिला है, आपके रामपुर में मिला है, अंसारी जी को टिकट मिला। 80 बनाम 20 का नारा क्यों दिया जाता है, ये साफ करिए। जो जिताऊ है, टिकाऊ है, काम के आधार पर टिकट का निर्णय होता है और टिकट मिलता है, काम के आधार पर मिलता है। और यहाँ भी जो टिकट होगा वो काम के आधार पर होगा, और जो जिताऊ होगा उसका टिकट होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो जिताऊ है जिताऊ को ही टिकट यहाँ पर होगा। एक समर्थक से भी सवाल लेंगे, 80 बनाम 20 का नारा क्यों दिया जाता है? 20 को लेकर के ऐसी क्या परेशानी है, 80 को लेकर के ऐसी क्या परेशानी है कि दोनों को दो फाड़ कर दिया जाता है, जबकि नेताजी ये बोल रहे हैं कि हम हिंदू और मुसलमान सबको टिकट देते हैं? बिल्कुल, ये बात अभी देख लीजिए, नगर निगम के चुनाव हुए हैं तो 12-15 प्रत्याशी उतारे गए थे, हिंदू और मुस्लिम पे भेदभाव नहीं किया गया, मुस्लिमों को जिताया गया। और हम कितने वोट लेके आए हैं, पहली बार में हम जीते। मैं खुद एक प्रत्याशी रही हूँ अपने वार्ड से, पहली बार में ही 1100 वोट में लेकर आई हूँ। तो ये हिंदू मुस्लिम में भेदभाव आप देख लीजिए, मोदी जी ने कोई भेदभाव ही नहीं किया। साहब, जब पिछली बार उधर से बोला उन्होंने कि मैं भी चौकीदार हूँ, तो राहुल गांधी ने बोल दिया चौकीदार चोर है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ गई। और इसका कारण क्या हुआ? कांग्रेस की आपने हालत देखी। क्या इस बार भी ऐसे ही मतलब एक बचकानी सी हरकतें हमेशा करनी पड़ जाती हैं और जिसका खामियाजा जो है जनता के बीच में देखने को मिल जाता है? मतलब अगर एक प्रधानमंत्री बोल रहा है मैं भी चौकीदार हूँ, आप उसको किसी भी तरह से अपोज कर सकते हैं, लेकिन चौकीदार चोर है, क्या मतलब हुआ? वो बढ़िया चौकीदार हैं, मोदी जी बहुत बढ़िया चौकीदार हैं, उन जैसा तो कोई चौकीदारी नहीं आया देश में। जितनी बढ़िया चौकीदारी, भाई नीरव मोदी भाग गया, अमर चौक से भाग गया, सभी हज़ारों करोड़ रुपया देश के गरीब लोगों का लेके भाग गए। मोदी जी से जैसा तो चौकीदार दुनिया में आज तक हुआ ही नहीं, कभी ना होगा। ऐसी चौकीदारी अगर ऐसी तरीके से होती रही तो देश का एक दिन बंटा धार हो जाएगा। कटोरा बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में होगा कटोरा, और भीख मांगता दिखाई देगा आदमी। हमारे ये कपड़े भी उतर जाने आने वाले टाइम में, हम भी भीख मांगते दिखाई देंगे आपको, अगर ऐसा चौकीदार रहा तो। वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं पूरा देश हमारा परिवार है। जी जी, वो कह रहे हैं पूरा देश हमारा परिवार है। हाँ बिल्कुल, पूरा देश परिवार है जी। आप भी परिवार हैं मोदी जी? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी सब परिवार हैं, पूरा देश परिवार है। अब कांग्रेस के नेता ऐसे ही नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, ये खुद मान रहे हैं कि मोदी जी का परिवार हैं। खैर, बोल रहे हैं कि मोदी जी का परिवार हैं, तो क्या ये जो आप हमेशा कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस लड़ती है? क्योंकि नेता तो सारे कांग्रेस के हैं आपके पास। देखिए, भाजपा का परिवार, मोदी का परिवार, जो 140 करोड़ देशवासी हैं उनका परिवार है। परिवार आप उसे कहेंगे कि जिसमें एक परिवार में 50 लाल बत्ती, 60 लाल बत्ती, उसे आप परिवार कहेंगे, उसे आप परिवारवाद कहेंगे। परिवार उसे कहेंगे कि पहले बाप आया, फिर माँ आई, फिर बेटा आया, उसे आप परिवार कहेंगे। और परिवार आप उसे कहेंगे को न्याय यात्रा के नाम पे, न्याय यात्रा के नाम पे कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और गठबंधन या ठगबंधन जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। 140 करोड़ देशवासी आज मोदी का परिवार है। मोदी जी का परिवार 140 करोड़ जनता है। समाजवादी पार्टी के हमारे पास नेता हैं। जी 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 बताते हैं इनसे। हम ये पूछना चाहते हैं, आपने नई संसद भवन बनाई, सब पूरा देश उसका समर्थन करता है। देश उस संसद भवन के अंदर संविधान जाना चाहिए या संगोल जाना चाहिए? संगोल क्यों पहुंचा, जरा बतला देंगे? ये संगोल क्यों पहुंचा, साफ सीधा सवाल है समाजवादी पार्टी के पक्ष का, बता दीजिए। ऐतिहासिक वस्तु है, धार्मिक से भी है, ऐतिहासिक उससे भी है। वो धार्मिक और ऐतिहासिक वस्तु है सांगोल। और सांगोल आज के नहीं, सांगोल वर्षों 400 वर्ष पुराना है। सांगोल है वो 400 वर्ष पुराना है। वो देश की संपदा है। ठीक है 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 सबके पास आएंगे, सबके पास है। संविधान से देश चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये बात कही जा रही है। जी जी आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। भारतीय जनता, आप सर शांत हो जाइए, आपकी बात भी सुनी जाएगी, आपकी बात भी सुनी जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल संविधान से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम हिंदू और मुसलमान दोनों को वोट लेते हैं, दोनों को टिकट देते हैं और दोनों जो है चुनाव लड़ते हैं हमारी पार्टी से। हम हिंदू और मुसलमानों में भेद नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ योगी जी कहते हैं 80 बनाम 20। उसका जवाब जब हमने पूछा तो वो कह रहे हैं जो जीतने की कुव्वत रखता है उसको दिया। साल में ना कांग्रेस को 70 साल में ऐसा कोई मुसलमान मिला कि जिसको प्रधानमंत्री बना देते, ना अखिलेश यादव को ऐसा कोई आदमी मिला, मुलायम सिंह यादव की, उसको यूपी का मुख्यमंत्री बना देते मुसलमान को, ना बीजेपी के पास ऐसे कोई लोग मिले कि उनको वो सांसद और मुख्यमंत्री बनाते। अच्छा दूसरी बात देखिए, ये समाजवादी और बीजेपी की नूरा कुश्ती में मुसलमानों के, गरीबों के और दलितों के सारे सवाल गायब हो जाते हैं। ये ऐसे ही झगड़ा करके, नूरा कुश्ती करके हमें ऐसी बेवकूफ़ बना रहे हैं सबके सब। एक आप थोड़ा सा पीछे जाइए और इन दोनों लोगों को दिखाइए। AIMIM का ये आप लोग पर आरोप है, आप लोग ऐसे लड़ते रहेंगे और जनता के बीच में आप लोग नहीं जानते और कोई उनका काम करने से हमेशा पीछे भागते हैं। जी जी मोदी जी ने कहा था हम देश का 90 दिन के अंदर काला धन वापस लेकर आएंगे। आज 10 साल पूर्ण हो गए, क्या देश का काला धन वापस लेकर आया? जरा ये जवाब दिलवा ले लो अध्यक्ष जी से इनसे। काला धन वापस, काले धन पे आप जवाब देंगे? जी 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 बोलिए, जी जी बोलिए। उत्तराखंड में 22,000 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं और ये इनकी मानसिकता है। देखिए जो समाजवादी के लोग हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने 18% का आरक्षण देने को कहा था जब ये जीते थे अल्पसंख्यक समुदाय को, और बाबा जी को ढिल्लू दे दिया गया। आप लोकसभा सांसद में समूह देख लीजिए, विधानसभा में। भाषा की मर्यादा तो थोड़ा सा रखेंगे। बाबा जी का ठुल्लू क्या होता है? भाषा की मर्यादा रखेंगे। कुछ नहीं दिया और अल्पसंख्यक को बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया इन्होंने। और एक बात ये लगा लीजिए, अभी इन्होंने राज्यसभा सांसद भेजे और विधानसभा सांसद भेजे, जो जिसको भेजा हिंदुओं को भेजा, मुस्लिम समुदाय को नहीं भेजा इन्होंने। और देखिए कैसी मानसिकता है। उनसे जब पूछा जाता है तो कोई जवाब नहीं देते। आज मुस्लिम समुदाय जागरूक हो चुका है और इनका प्रोपेगेंडा समझ चुका है। जिस तरीके से आज मुसलमानों को बहलाने का कर रहे हैं, आज सब मुस्लिम समुदाय समझ चुका है इनका पाखंड है। ये सब मुस्लिम समुदाय जो है वो समझ चुका है। लेकिन जब राम मंदिर बना तो असदुद्दीन ओवैसी खड़े होते हैं संसद में और ये बात कहते हैं कि बाबरी मस्जिद हमेशा से थी, रहेगी और आने वाले जो हमारे लोग होंगे हम उनको बताते रहेंगे कि बाबरी मस्जिद उसी जगह पर थी, हमेशा बनी रहेगी। साहब, बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, अब वो वहाँ पर नहीं रही। अब ज़बरदस्ती उसको लेकर के क्यों ये बातें कही जा रही हैं कि बाबरी मस्जिद वहीं थी, वहीं है, वहीं रहेगी? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, राम मंदिर बना, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब क्यों ज़बरदस्ती इस चीज़ को बोल करके लोगों को भड़काया जा रहा है? देखिए, राम मंदिर बना और सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई कि 500 साल पहले कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। उसके बाद भी आस्था के आधार पर एक फैसला कर दिया गया। अब हम क्या करें? हमें मानना पड़ेगा। अब हम उसका मातम भी ना करें। आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि आस्था को मानते हैं? एक बात बताइए। हम अपनी आस्था को मानते हैं
हम ये कहते हैं हम अपनी आस्था को क्यों नहीं मानेंगे? जहाँ पे हमारी आस्था है, जिस दिन जहाँ पे मस्जिद थी वो हमेशा मस्जिद रहेगी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा था कि राम मंदिर निर्माण के ऊपर नरेंद्र मोदी खुश, योगी खुश, अखिलेश यादव खुश, प्रियंका गांधी खुश, राहुल गांधी खुश, सब खुश हैं। ठीक है, तकलीफ हमें हो रही है, मस्जिद हमारी गई है, ज्ञान व्यापी पे हमला हमारा है, हल्द्वानी में हम मर रहे हैं, बुलडोज़र जो चल रहा है वो हमारे ऊपर चल रहा है, जेलों में हम जा रहे हैं, मुकदमे हमारे पर लग रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अभी मुरादाबाद आए, ठीक, यहाँ पर रैली निकाली। अब इसी ईदगाह मैदान में निहत्थे मुसलमानों पर इसी कांग्रेस सरकार ने गोली चलाई थी, ठीक। राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को उनके घर पे जाना चाहिए था, उनके परिवार वालों के। सर रिपोर्ट आ चुकी है, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी राहुल गांधी को, क्यों नहीं मांगी माफ़ी? हल्द्वानी पे अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते? क्यों अखिलेश यादव हल्द्वानी नहीं गए? ये डरते हैं सारे के सारे। इनका मैटर ये है कि न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं ये अपने नहीं निकाल रहे हैं कि सीबीआई और ईडी से हमें बचा लो, हमें न्याय दे दो, ठीक। मोदी ने पार्लियामेंट में राहुल गांधी गले मिल गए थे मोदी जी के, तो मोदी ने राहुल को माफ़ किया, राहुल ने मोदी को माफ़ किया। अखिलेश ने योगी को माफ़ किया, योगी ने अखिलेश को माफ़ किया। बली का बकरा बने आजम खान, ठीक। पवार ने फडणवीस को माफ़ किया, फडणवीस ने पवार को माफ़ किया। बली का बकरा बने नवाब मलिक। और राहुल गांधी ने मोदी को माफ़ किया, मोदी ने राहुल गांधी को। बली का बकरा बने गुलाम नबी आज़ाद। तो मुसलमानों को इन लोगों ने हमेशा बली का बकरा बनाया है। ये आप ये देखिएगा, ये पहली बार होगा कि भारत का मुसलमान इन जो ये ठगबंधन बनाया इन लोगों ने, इनको नकार के फेंक देगा। ये आरोप जो है, इन आरोपों से आप पीछा कैसे छुड़ाएंगे? जी, कोर्ट का जो फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक बात ये भी थी कि मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाया गया, मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाया। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई देश का प्रधानमंत्री किसी संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि मंदिर जब बन जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों ने मान लिया, सबने मान लिया इस बात को, तो क्या मंदिर का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है? ये सिर्फ मुल्ला और पंडितों के काम है जो मस्जिद और मंदिर का मामला, और शिक्षित होने की बात होनी चाहिए, शिक्षा के आधार पर बात होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद की राजनीति इसलिए नहीं होनी चाहिए, इंसानों की राजनीति होनी चाहिए, इंसानों को लेके होनी चाहिए, और चौकीदार को लेके नहीं होनी चाहिए। चौकीदार एक सेकंड, अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो बाकी लोगों की बातें सुन नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि इंसानों की राजनीति होनी चाहिए, आपकी सरकार में जब राम मंदिर बनने के लिए एक संघर्ष चल रहा था, आपकी सरकार में गोलियां चलवा दी गई, अभी भी वही आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों से पीछा कैसे छुड़ाएंगे? कैसे? ये हमेशा जनता के सामने बातें आती हैं। 1980 के अंदर जो आपने कहा गोलियां चलवा दी गई, जो आप कह रहे हैं गोलियां चलवा दी गई, वो सरासर गलत बात है। इसलिए नहीं चलवाई थी, इसलिए गलत बात है क्यों ईद की नमाज इसी मैदान पे हो रही थी, कोई जानवर बीच में आ गया, उसकी वजह से गलतफहमी हुई। इसी बीच जो नमाजी जा रहे थे उनके ऊपर गोलियों की बौछार हुई, किसी सरकार ने नहीं चलवाई गोलियां, सिर्फ गलतफहमी की वजह से। नमाजी जा रहे थे, आपका मतलब है जितने मरे सारे मुसलमान थे? मुसलमान नहीं थे, मुसलमान नहीं, हमारे हिंदू भाइयों पे भी चली हैं वो गोलियां। उसमें पुलिस के भी लोग मरे हैं, और नमाजी आप खुद बोल रहे हैं ईदगाह और आप कह रहे हैं हिंदू आ गए। अरे उसमें सुरक्षा के लिए सभी लोग थे, इंतजाम के लिए सभी लोग थे, सिर्फ मुसलमान नहीं थे। मुसलमान नमाज पढ़ के जा रहे थे, जो सुरक्षा में थे उसमें पुलिस के भी लोग मारे गए थे, जो इंतजामिया लोग थे वो भी मारे गए थे, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब थे। आप इसका जवाब लें इनसे और बताएं, और क्या सवाल पूछना चाहते हैं? बात चल रही थी अयोध्या पे, एक सेकंड सर, बात चल रही थी अयोध्या पे। आप लोग ने अयोध्या जाने से मना क्यों किया? अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है, अयोध्या जाने से आपने मना क्यों कर दिया? क्या समस्या? देखिए, हमारे नेता ने कहा हम भी हिंदू हैं, हम अयोध्या जाएंगे, राम जी बुलाएंगे, लेकिन हम अलग तरीके से जाएंगे, नंगा नाच करने नहीं जाएंगे। एक मजहब दूसरे मजहब के लिए ठेस पहुंचाना नहीं सिखाता। साहब अयोध्या क्यों नहीं गए आप लोग? क्यों मना कर दिया? जब राहुल गांधी लगातार कहते हैं वो भी हिंदू हैं, और भाजपा की तरफ से ये आरोप लगता है कि वो चुनावी हिंदू हैं, तो राम मंदिर में जाने से क्या परेशानी? भगवान राम तो सबके हैं ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो बहिष्कार किया ना, वो भारतीय जनता पार्टी के इवेंट का किया, ना कि राम मंदिर का। अभी तक तो चले जाना चाहिए था। फिर बिल्कुल जाएंगे, अभी देश में चुनाव का माहौल है, न्याय यात्रा में बिजी हैं, बिल्कुल जाएंगे जब फ्री होंगे तो। और MIM का तो काम ये है कि भाई किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसा है, ये कहते हैं कि मुसलमानों का जो सबसे बड़ा ठेकेदार बनने की कोशिश करे वो असदुद्दीन ओवैसी बनना है।
लेकिन मुसलमान इनको बिल्कुल नकार चुका है। किसी स्तर पर इनका कहीं कोई ना वोट बैंक है ना कुछ है। आप जवाब देना चाह रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि वहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। हम आने वाले लोग जो होंगे हमारे मुसलमान उनको बताते रहेंगे। जवाब दीजिए। उससे पहले ओवैसी साहब कहाँ थे? उससे पहले ओवैसी साहब कहाँ थे? आपके हिसाब से बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी या नहीं तोड़ी गई थी? हमारे हिसाब से तोड़ी गई नहीं तोड़ी, हमारे सामने नहीं तोड़ी गई। सीधा जवाब, तोड़ी गई थी या नहीं तोड़ी? सामने नहीं तोड़ी गई, हमारे सामने नहीं तोड़ी गई, ना हमारे सामने कोई हमला हुआ। हमारे सामने नहीं तोड़ी गई है, बिल्कुल गलत है ये। हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे। और बाबरी मस्जिद कहाँ थी या राम जन्मभूमि मंदिर कहाँ था वहाँ पर? इस विश्व में अमेरिका है या नहीं है? जी? अमेरिका है या नहीं? नहीं, अमेरिका से हमारे कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका आप कभी गए हैं वहाँ? नहीं गए? नहीं, अमेरिका तो क्या वो है ही नहीं? अमेरिका की बात बताएंगे ये सपा और कांग्रेस वाले, जिन्होंने 17 में गठबंधन करते हुए और ये कहा था कि हमारा सारा गठबंधन तय है और एक तरफ हम निकलेंगे यहाँ से। लेकिन 17 का गठबंधन देखे आप, 17 में गठबंधन होते टाइम क्या हुआ मालूम है कुछ? गवर्नमेंट कॉलेज पे अखिलेश साहब आए मुरादाबाद के अंदर। उन्होंने क्या कहा? मेरे भाइयों दोस्तों, जो मेरे विधायकों से गलती हो गई है मैं उसकी माफ़ी चाहता हूं। और वही ये गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन है। और अब कैसी 400 पार नहीं है, 425 पार है भाई। सवा जी 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 पूछे। ये बीजेपी की नहीं, सपा के हैं साहब। जी जी, वो कह रहे हैं कि मस्जिद हमारे सामने नहीं टूटी, वो भी मुसलमान है लेकिन भाजपा में है, और बोल रहे हैं कि मस्जिद नहीं टूटी हमारे सामने। नाम के मुसलमान है, ये नाम के मुसलमान है। ये दाढ़ी रखा के ऐसे लोगों ने तो मुसलमानों को कटवाया है। देखिए, ये बीजेपी वाले ये कहते हैं कि यहाँ सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने कराया है, योगी जी ने कराया है। कहाँ कराया है? कहाँ ये बताइए? वहाँ उस पर किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाया गया तो उसका कहीं उसे जेल में डाला गया, तो उसके घर पे कहाँ मकान पे बिल्डोजर चलाया गया। आज मुसलमान होता तो उस पर बिल्डोजर भी चलता, उसके परिवार को भी जेल में डाला जाता। मस्जिदें भी हमारी शहीद हुई हैं। बता कहाँ हुई, किसके क्या, कहाँ मंदिर इस सरकार में, कहाँ मंदिर शहीद हुआ? कहीं मज़ार हमारे शहीद हुए करे गए हैं इस सरकार में। तो बताइए कहाँ हुए हैं शहीद? किसकी कौन सरकार में कौन से मंदिर, मुझे एक भी बताइए कहाँ हुए हैं? हर जहाँ जहाँ प्रताड़ित कराया जा रहा है तो मुसलमानों को कराया जा रहा है। अब NRC और MPR का चल रहा है, CA का चल रहा है, तो ये बताइए सब मुसलमानों के लिए हैं? मुसलमान इतने बड़े वो हैं, इस देश के नागरिक नहीं है मुसलमान? ये बताइए, ये बताइए, ये सब ये बकवास की बातें हैं। और सबसे पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए खाते मांगे। बताइए किसका आया भी था एक के खाते में? ये सब झूठ पे बातें ली जा रही हैं, ये सब झूठी बातें हैं। लोगों के वोट लिए जा रहे हैं, सबको वो तोड़ा जा रहा है। ऐसा कोई चक्कर नहीं, सब झूठ है, मक्का रहे हैं। भाई आपकी पार्टी के समर्थक हैं और वहाँ उधर से आवाज़ आ रही है कि ये नकली मुसलमान है, दाढ़ी रखवा ली है लेकिन मुसलमान नकली हैं। आपकी पार्टी के समर्थक है, इसलिए आपको उनके बारे में उनको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। नकली मुसलमान नहीं, असली मुसलमान है। 5 टाइम नमाज पढ़ता है ये, जग्गा इस्लाम नाम है इसका, और असली मुसलमान है ये, और 5 टाइम नमाज पढ़ता बंदा ये। जो अगर उस पार्टी में से किसी ने पूछा है, और उनसे जिन्होंने पूछा उनसे 2 सूरतें याद दिखवा दो बस मुझे। आपके नेता है, 2 सूरतें याद करवा दो, गुसल का फर्ज याद करवा दो, मैं उसकी गुलामी कर लूंगा। आप ही सुना दो। हाँ, आप सुना दो, आप सुना दो। अरे भाई मैं तो पूरा कहीं यहाँ पे कोई सुना रही हूँ, मुझसे मस्जिद में बैठ के सुनाऊंगा, मैं तो मस्जिद में बैठ के सुनाऊंगा। हमें गुसल का फर्ज याद नहीं है भाई साहब। नकली मुसलमान, नकली मुसलमान वो कह रहे हैं कि सूरत सुनाओ, सूरत कौन से सूरत सुनाओ, बराबर सुनाओ, कौन से सूरत सुनाओ बताइए। अरे भाई मुझसे सूरह रहमान सुन लो, सूरह अलम शरीफ सुन लो, सूरह फतह सुन लो, सूरह यासीन सुन लो। बताओ मुझसे कौन सी सुनना चाह रहा हूँ, मैं सुनाऊंगा। बताइए, मुझसे पूछो, लाओ मैं बताऊंगा, मुझसे पूछो मैं बताऊंगा। ऐसा है, उनको कुछ याद नहीं है। वो ये कह रहा है सामने वाली पार्टी को मरदूद, जिसको नबी से मोहब्बत होगी उसकी दाढ़ी होगी। कैसी बातें करती? ये सच्चे मुसलमान है और ये खुदा का नूर है, खुदा का नूर है ये, खुदा का नूर है इन पे। जी 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 वो कह रहे हैं कि जी शांत। अरे भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज, प्लीज। आप यहाँ लाइए, आप इधर लाओ, इधर लाओ, इधर। अरे चुप जाओ, चुप जाओ। हाँ हाँ बताओ। हाँ एक मिनट, अगर सुनिए एक मिनट, आपको चिल्लाना है? नहीं चिल्लाना है, नहीं। तो फिर शांत खड़े हो जाओ यार, शांत खड़े हो जाओ। आप जब पूछेंगे तो आप नहीं, अरे मैं वो बोल रहे, मेरा साहब मेरा नहीं है जी।
ये बात गलत है ना, जो बात चल रही है एक मिनट, जो मुद्दे पे बात चल रही है उस मुद्दे पे बात करें। नकली और सचली और दाढ़ी ये गलत है ना। मैं भी एक मुसलमान हूँ, मुसलमान पे धब्बे बात कर रहे हो कि एक धब्बे ये सोचो कि आप एक ईमान पे उठा रहे हो कि नकली मुसलमान असली। क्या आपको पहचान नहीं है? क्या आपको पहचान नहीं है कि नस्ली और अकली? हाँ, हम असली मुसलमान हैं, हम असली मुसलमान हैं। दाढ़ी पे आप नहीं कमेंट करोगे कि दाढ़ी असली है या नकली है, ये गलत बात है, गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। अच्छा नहीं, आप मुद्दे पे बात करो। अगर एक मिनट, आप पार्टी लेवल पे बात कर रहे हो तो पार्टी लेवल पे बात करो, ना कि मुसलमान पे उंगली उठाओगे आप, ठीक है? नहीं, अब आपने मुसलमान पे मुद्दा उठा लिया, नहीं, ये गलत बात है। ये बात गलत है कि आप किसी मुसलमान के ऊपर उंगली उठाओगे, ये गलत बात है। किसी के धर्म पर, किसी की दाढ़ी पर, किसी के वेशभूषा पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। अगर बात करनी है तो मुद्दे पर बात करेंगे। सपा के नेता कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज। हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि आप किसी के धर्म पे कोई टॉर्चर नहीं कर सकते। आपने किसी के मुंह से सुना किसी ने दाढ़ी को कहा, किसी की किसने कहा दाढ़ी को? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। किसी को नहीं करना चाहिए। यहाँ पर किसने कहा दाढ़ी को, ये आप बताएं पहले, ये बताएं आप पहले, दाढ़ी को कहा किसने? आप जवाब दीजिए सर। अगर दाढ़ी पे बात हुई तो मेरा ये कहना है कि किसी की दाढ़ी पर, किसी के धर्म पर, किसी के वेशभूषा पर बात नहीं होनी चाहिए। बात रखिए आप, क्या मुद्दे पर बात रखिए। आप कर क्या सकते हैं? आप सांसद अगर अपना बनाना चाहते हैं तो आपके पास मुद्दे क्या हैं? जनता के बीच में क्या बातें रखेंगे? आपके यहाँ जल निकासी नहीं है तो उसके बारे में आप क्या बात करेंगे? आप पहले ये बात फैसला करिए, किसी ने किसी की दाढ़ी को कुछ कहा? इन्होंने अपनी दाढ़ी को खुद कहा। अभी आ जाएगी, अभी रुकिए। की तरफ से आवाज उठी थी कि दाढ़ी रखते हैं लेकिन नकली मुसलमान है, ठीक है, ये कमेंट हुआ था। नहीं, देखिए, किसी ने किसी की दाढ़ी को कुछ नहीं कह सकते, किसी के टीके को कुछ नहीं कह सकते, किसी के आप पहनावे को नहीं कह सकते, कुछ नहीं। इन्होंने एक चीज कही खुद ही, इन्होंने एक चीज खुद ही कही कि हमें असली मुसलमान, दाढ़ी को पकड़ के हमें असली मुसलमान, हमारी सुन्नत है नहीं बोला था। सुनिए आप, अरे अब सुन दो लोग, अरे भाई अब बात सुन लीजिए पहले मेरी। इन्होंने कहा हमें असली मुसलमान, तो इनके बराबर में सहदाद भाई खड़े हैं, ये भी मुसलमान है, तो इनसे ये पूछ लीजिए, ये नकली मुसलमान है, इनसे पूछ लीजिए, इनसे पूछ। फिर आप वही वाली बात कर रहे हैं। मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। नहीं, एक शांत होइए पहले, एक ना आप लोग भी शांत होइए। ये आप लोग नेता हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग ये दाढ़ी पे, ये कपड़े पे क्या मतलब है इसकी बात करने का? आप लोग अपने मुद्दों पर बात करो ना, आप लोग मुद्दों पर बात करो ना। आप सुनिए, अगर सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मिनट भाई, एक मिनट। अगर आप एक सेकंड, अगर आपको किसी ने कहा है, ठीक है, किसी ने भी बोला है, मान लीजिए गलती से मेरे मुंह से निकल गया हो, मेरे पास सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं, मैं आपको दिखा दूं किसने बोला, ठीक? एक सेकंड पहले मेरी बात सुनिए। अगर किसी ने भी कुछ भी किसी के कपड़े पे, किसी की दाढ़ी पे कुछ भी बोला हो, उसकी तरफ से यहाँ पर मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है? अगर गलती से मेरे मुंह से निकल गया हो तो भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपने बोला है तब भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है? किसी भी नेता ने, भाई अगर मुद्दों पे बात कर लेंगे तो हो जाएगा कि जनता का भी कुछ उद्धार हो जाएगा। अगर मुद्दे जी बस एक सेकंड बस, अब जी ठीक है। अभी दाढ़ी पे और वेशभूषा पे तो बात नहीं होगी ना, अब दाढ़ी और वेशभूषा पे बात नहीं होगी। जी। हमारे महानगर अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नौकरियाँ दी गई हैं। वो बात सही है, मैं इनकी बात मानता हूँ, लेकिन नौकरियाँ जो दी गई हैं वो एक ही जाति धर्म को दी गई हैं। लिस्टें बैठ के घर तय होती थी, आदमी की कौन यादव एक धर्म के लोगों को दी जाती थी, यादव धर्म के लोगों को दी जाती थी बैठ के, और वो लिस्ट तय होती थी किस आदमी से कितना लिया जाता है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने विकास के ऊपर नहीं, मेहनत के ऊपर, ना किसी उस जाति के ऊपर, सबको लेके चली और सबको नौकरियां दी हैं। उसने जिस उन्होंने मेहनत करी है उसको सबको मिली है। मुसलमानों को सबसे ज्यादा नौकरियां मिली इस टाइम। जी सर, आप आइए आगे। सर आपका क्या नाम हुआ? सलीम वारसी हूँ मैं, उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का। सलीम साहब उनका कहना है कि जब अभी मुद्दों पर सर बात कर लेते हैं, प्लीज सर, प्लीज शांत हो जाइए। अब वो आपकी नौकरी का जवाब दे रहे हैं साहब। इनका कहना है कि जब आपकी सरकार थी यूपी में, तब जब नौकरियों की लिस्ट होती थी तो दरअसल उसमें यादव ही होते थे। इनसे आप लिस्ट मांग लीजिए, आप इनका कहना मानना है, आप इनसे लिस्ट मांगिए ना, कौन से विभाग में
कितने लोगों की वैकेंसी थी वो लिस्ट दीजिए, उसमें कहाँ या तब भरे लिस्ट मांगो ना, हमसे ऑन पेपर बात करो। आप मीडिया हो, मीडिया को, सरकारी आदमी को कानूनी बात करनी चाहिए। सिर्फ सपा को टारगेट ये दो लोग बनाते हैं जो नागपुर से लिख के भेजा जाता, एक ओवैसी और एक बीजेपी के। सपा ही, समाजवादी पार्टी ही हिंदुस्तान से सांप्रदायिक ताकतों को खत्म करेगी। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों को जब जब रोका समाजवादी पार्टी ने रोका। समाजवादी पार्टी सारे धर्म और सारे जातियों की पार्टी है जो सारे धर्मों को साथ लेके चलती है। अगर लैपटॉप बांटने का काम करा होगा तो सबको दिया होगा। मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे और गिरजा की बात करी होगी तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने करी होगी, ना कि एक समुदाय के उसको लेके, धर्म को लेके चलना और दूसरे समुदाय को गाली देना। ये राजनीति नहीं है। इस देश के अंदर संविधान से चलेगा ये देश, आस्थाओं से नहीं चलेगा, धर्मों से नहीं चलेगा। ये चंद दिनों की बात है, पब्लिक समझ रही है। कहाँ दी 2 करोड़ साल की नौकरी, कहाँ आए खाते में 15 लाख। ये सब ड्रामे हैं, सबका विकास और सबका साथ। ये अभी पता चल जाएगा। ये गठबंधन इनका सफाया करने जा रहा है। जब उत्तर प्रदेश में इनका सफाया होगा, उसके बाद बिहार में सफाया होगा। जब पिछली बार आपका बसपा के साथ गठबंधन था, है ना, तब आई थी आपकी सीटें 5 और बसपा की आई थी ज़्यादा। इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया आपने, इस बार क्या हाल होने वाला? इस बार यह हाल होने वाला है कि हम सांप्रदायिक ताकतों को इंडिया गठबंधन सफाया करने जा रहा है इनका। अब समझ चुकी है देश की जनता कि ये गठबंधन इस देश को रोजगार देगा और इस देश को विकास देगा, तालीम देगा। इसके अंदर सुनो, इस गठबंधन के अंदर मिसालें हैं। केजरीवाल देख लो, दिल्ली की सरकार क्या चला रहा, वो इंडिया गठबंधन में शामिल है। अखिलेश यादव, समाजवादियों ने क्या करा उत्तर प्रदेश के अंदर आप भी जानते हो। शिक्षा को फ्री कर दिया, मेडिकल को फ्री करा था समाजवादी पार्टी ने, एम्बुलेंसें दी थी, गांव के हर मेड़ पे 100 खड़ी थी, लैपटॉप फ्री दिए थे गरीबों को पढ़ने के लिए। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कुछ न तालीम पे काम करा, न मेडिकल पे काम करा, न भुखमरी पे काम करा, न बेरोजगारी पे काम करा। ये अलावा सांप्रदायिक इनका टारगेट हमेशा से मस्जिद, मदरसा और मुसलमान है बस। आरोप लगा रहे हैं कि हमेशा से जो आपका मुद्दा है मस्जिद, मंदिर और मुसलमान। देखिए, हमारा मुद्दा सिर्फ नहीं, वो गलत है उनका मुद्दा। बुआ और भतीजे में गठबंधन हुआ था, वो क्या हुआ, गठबंधन टूट के 2 सीटें इनकी, 10 मायावती जी की। आज कांग्रेस का और सपा का गठबंधन हुआ है, दोनों बबलुओं का गठबंधन हुआ है, जो कि बिल्कुल ही फ्लॉप है। आज रैली निकली थी, वो रैली भी बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। और ये सुनिए, ये मुद्दों से हट चुके हैं। आज जनता इन्हें जान चुकी है, अल्पसंख्यक समुदाय जान चुका है ये जितना पाखंड इन्होंने रचा है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। और नहीं नौकरी, जो नौकरी है यादव परिवार जो मुस्लिम समुदाय है वो सिर्फ गुंडागर्दी के लिए है और कुछ नहीं। अब आज जनता जान चुकी है, सबका साथ सबके विकास पर कार्य कर रही है। माननीय मोदी जी 400 पार जाएंगे इंशाल्लाह। अल्पसंख्यक समाज को आज तक कुछ नहीं मिला तो सिर्फ भाजपा सरकार में मिला। भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यक समाज को अपनाया है। आज हम अगर अल्पसंख्यक समाज अगर अपना रहा है तो क्यों मिर्ची लग रही है? जी, ये इधर से लगातार जब ये जी बीजेपी क्या करने वाली है बता रहा हूँ। अभी उत्तराखंड में यूसीसी लागू करा है। यूसीसी का पढ़ लेना, ये लोग पढ़ के तो आते नहीं है, ठीक है, ये लोग पढ़ लें। उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट लागू कर रहे हैं, उसमें जो हिंदुओं की मॉरलिटी है वो हमारे थोपी जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है अपने कजिन से, अपने 7 पुश्तों से और बाप की तरफ से 7 पुश्तों से शादी नहीं कर सकते, जैसा हिंदुओं में होता है, गोत्र का सिस्टम होता है, हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, यूसीसी के अंदर उसमें ये कहा जा रहा है कि अब आप जो है स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करेंगे, जब हम स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करेंगे तो हमारा मेहर का क्या होगा? जो महिलाओं की बात करी जा रही है, मुस्लिम महिलाओं की, वो मेहर उनका अधिकार है। मोदी जी छीन रहे हैं उनसे। अगर मोदी जी नहीं छीन रहे होते तो इसका धामी को अभी तक बर्खास्त कर चुके होते। उसके अंदर हमें निकाह, हमारे निकाह का क्या होगा? हमारे निकाह पे बात ही नहीं करी जा रही है। दूसरी, समाजवादी पार्टी ने 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा कराया, मुसलमानों को कटवाया, 50,000 मुसलमान कैंपों में बैठे थे, हमारी महिलाएं, हमारी बेटी, हमारी बहनें, उनके साथ क्या करा?
जिन लोगों पे मुकदमे हुए, अखिलेश यादव ने ऐसी चार्जशीट बनाई उनके फेवर की कि 3-3 तारीख 4-4 तारीखों में सब रिहा हो गए सारे के सारे आरोपी। ये सब अखिलेश यादव ने करा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को कत्लेआम करा है। 450 दंगे हुए छोटे बड़े उत्तर प्रदेश के अंदर 12 से 17 की सरकार में। क्या करा अखिलेश यादव ने? मुजफ्फरनगर दंगों का आरोप आप भाजपा पे लगाते हैं, सपा पे? ये दोनों ने मिलकर तो करा था, ये दोनों ने मिलकर तो करा है। समाजवादी पार्टी ने, जिसमें भाजपा के जितने आरोपी नेता थे उनके खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल करी है कोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन में, उनमें सबको क्लीन चिट दे दी। जी जी देखिए, अभी हमारी बहन जी ने कहा कि मुसलमानों को अपनाया जा रहा है और ऐसा कराया जा रहा है। अगर उन्हें अपनाया जा रहा है तो जहाँ जहाँ हमारी मस्जिदें शहीद हुई हैं वहाँ मस्जिद बना दिए जाएँ, और जहाँ जहाँ हमारे मज़ार शहीद करे गए हैं उनको बना दिया जाए। हम समझेंगे कि मोदी जी मुसलमानों के लिए हमदर्द हैं, मुसलमानों को चाह रहे हैं। एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लेते हैं, जवाब कोई दे तो कहते कैसे? जी जी। इन लोगों ने 70 साल जनता का बेवकूफ़ बनाया है और 70 साल हिंदू मुस्लिम करके राज करा है। साहब, मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर के आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप पर आरोप है जी। मुजफ्फरनगर दंगे में पूरी तरह आजम खां का हाथ है, अखिलेश यादव का हाथ है। वहाँ से जो आतताई थे जिन्होंने गोली कांड किया, उन्हें छुड़ा के हवालात के अंदर लेके आए लोग। अगर उसी समय जेल में चले गए होते, FIR दर्ज होती, तो ऐसा इतना बड़ा दंगा जो हुआ था वो बड़ा नहीं होता। आज तक 10 साल केंद्र में हो गए हैं, 7 साल 8 साल लगभग प्रदेश हो गए हैं। एक दंगा भारतीय जनता पार्टी के समाज तक नहीं हुआ है। कहीं बता दो, प्रदेश बता दो। और जो दंगा कर रहा है वो... मैं एक सवाल करना चाहूँगी, 1 मिनट। AMI हमारे जो बैठी है, हमारे जो भाई साहब खड़े हैं MI से, तो मैं उनसे एक सवाल करना चाहूँगी। इन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज के लिए आज तक कौन सी सरकार ने मुस्लिम बहनों के लिए कुछ किया था? ये देखिए, आज 3 तलाक पे जो सरकार ने हमारा निकाला है, तो उसमें उनसे पूछिए तो आज कितनी लड़कियों की जिंदगी बच रही हैं वो उस 3 तलाक के लिए। वरना हर एक लड़की, देखिए आप, कोर्ट कचहरी भरी रहती थी इसी मुद्दों के लिए। माँ बहनें हमारी तलाक के लिए बैठी रहती थी। आज शौचालय देख लीजिए और भी योजनाएं देख लीजिए, सारी मुस्लिम बहने के लिए। आज मैं मुस्लिम हूँ, यहाँ खड़ी हूँ कि आज से पहले कोई मुस्लिम लड़की बाहर निकलती थी, डरती थी, नहीं निकलती थी, कोई लड़की नहीं निकलती थी, सबका सारी जाती थी, नहीं, सारे रेप होते थे, सब कुछ होता था। और नए सदस्य की बात, 1 मिनट बात करने दीजिए 1 मिनट। और देख लीजिए मुद्दे, अगर आया दंगे फिजात पे, तो देखिए सनसी में इसी ईदगाह में कितनी काटमार हुई थी। वो कांग्रेस की सरकार थी जब किसी ने मुद्दा नहीं लिया, वो कह चुके, तो वो मेरा भी तो मुद्दा है ना। अगर बात दंगे की आ रही है, दंगा कोई नहीं है इस सरकार में। गुंडाई धड़ाई सारी खत्म हो चुकी है। तो और वो जेल जाएंगे, और जा चुके जो गुंडे हैं वो जेल में है, कोई नहीं है। गुंडे जेल जा चुके हैं। 1 मिनट, इनसे आपसे जवाब लेंगे कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन एक सपा से जवाब ले लें, उसके बाद आपके पास आते हैं। मुजफ्फरनगर दंगों को आप पर आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने ऐसी चार्जशीट तैयार की कि सारा जो है दंगाइयों के फेवर में हो गया, या इस तरह की बातें AIMIM की तरफ से बोली जा रही है। इनसे ये सवाल कर लो पहले कि ये जो अखिलेश यादव ने चार्जशीट लगाई है, अखिलेश यादव क्या थे? कोई वहाँ पे SSP थे, SPCD थे, SI थे, इंस्पेक्टर थे, कौन थे जो वो चार्जशीट लगा देंगे? पहले तो इनसे ये सवाल कर लीजिए। ये पढ़े लिखे लोग हैं, पर ज़्यादा आपने सुना, उन्होंने बोला, अब आप जवाब दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो इनसे ये पूछ लीजिए जो अखिलेश यादव उसमें लगाएंगे, अखिलेश यादव कौन होते हैं? अखिलेश यादव कहते हैं अधिकारियों से कि आप ईमानदारी की रिपोर्ट दीजिए। जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर फैसला हुआ। उसमें BJP ने क्या करा आपके सामने। MIM का सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में यहीं मुरादाबाद में खड़े हैं, भाजपा वालों ने कहा कि परिवारवाद। मैं आपको दिखा दूं, हमारे महापौर जी हैं, पहले उनकी बेगम या वही मेयर लड़ते हैं। हमारे सांसद जी हैं, वो खुद सांसद रहे, सर्वेश जी उनके बेटे विधायक हैं। परिवारवाद तो यहाँ पे इन्हें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारे मुरादाबाद में परिवारवाद रखा, खाली मुरादाबाद में ही परिवारवाद रखा, बात 2 ही परिवारों में। दूसरी बात रही इनकी बात, अखिलेश यादव जी भी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आज तक कोई उन पर कोई इल्ज़ाम प्रूव नहीं कर पाई। BJP ने उनको फिर नोटिस भेजा है, फिर BJP को नोटिस भिजवा दिया उनको। और जितनी जांचें करा सकते थे अखिलेश यादव के करा ली। कोई जांच उनके खिलाफ क्यों नहीं आई? कोई जांच क्यों खिलाफ नहीं आई? ये उसका जवाब दे दें। जो बात करने आए हैं, शिक्षा पे करेंगे, रोजगार पे करेंगे, हैं? अरे शिक्षा, बेरोजगारी पे तो करेंगे। आप ये बतलाइए, देश के प्रधानमंत्री ने कितने लोगों को शिक्षा दे दी, कितने स्कूल बना दिए, कितने जो है तुम्हारे की वो बना दिए इंजीनियरिंग कॉलेज,
और तुम्हारे के क्या स्वास्थ्य विभाग में कितने अस्पताल बनवा दिए। एक मतलब जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी माननीय आजम खां जी ने, उनको भी जेल में डाल दिया। उनके परिवार को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, हद से बेहद। समझे नहीं? क्या ये सच बोलने का नतीजा है? क्योंकि वो सच्चा व्यक्ति है, समाज के लिए संघर्ष करता है, समाज को शिक्षावान बनाना चाहता है। समझे नहीं? तो ये चीज़ें हैं। और एक बात बतलाइए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में घुमाएंगे। कितने लोगों को हवाई जहाज में घुमा दिया प्रधानमंत्री ने? हवाई चप्पल वालों को उनकी हवाई चप्पल भी छीन ली। तो ये सारी चीजें हैं। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। एक मिनट आ रहा हूँ जी, आपके पास आएंगे साहब। सपा की तरफ से और भाजपा की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आप हो, आप जब आओगे अगर सत्ता में तो आपका विज़न क्या है? क्योंकि रोज़गार पे इन्होंने अभी बाथरूम की बात की, शौचालय की बात की, तमाम बातें लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रोज़गार भी दे रहे हैं। और रोज़गार को लेकर के या जो शौचालय या राशन बांटने की बात हो, उस पर आप लोग हमेशा पीछे रह जाते हो। तो इस बार जब आप आओगे तो आपका विज़न क्या होगा? पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो वो मोदी सरकार में आज है। पिछले 45 सालों में सिर्फ और सिर्फ। और सबसे बड़े घोटाले की अगर बात की जाए तो घोटालों की बात की जाए तो आप देखना, नोटबंदी सदी का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा, बिल्कुल साबित होगा। आप जो है विपक्ष के नेताओं को ईडी से, सीबीआई से जमाने में लगे पड़े हो, तो जांच एजेंसियों को आपने अपना कबूतर बना रखा है, अपना तोता बना रखा। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आएगी तो ये जो 45 साल में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज देश में है, उसको सबसे पहले देश के युवाओं के लिए काम करा जाएगा, महिलाओं के लिए काम करेगा। आज सड़क पे किसान सड़क पे बैठे हैं, उनके लिए बॉर्डर की तरह वहाँ पे कीलें लगा दी गई हैं, बॉर्डर बना दिया गया। दिल्ली के सड़कों को बॉर्डर की तरह सीज कर दिया गया किसानों के लिए। किसानों के हक की बात की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी से आज सारा वर्ग परेशान है, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, कोई भी संतुष्ट नहीं है। आप तो भारतीय जनता पार्टी को तो आप नहीं होगी, लेकिन आप देश में दिखे। सिर्फ भाजपा ही परेशान नहीं है, भाजपा को छोड़कर पूरा देश मोदी सरकार से परेशान है। और आप देखना, बिल्कुल आप कौन सी महिला है? आप ऑफिशियल? मैं नहीं महिला, मैं क्यों करूंगी? मैं सुरक्षित हूँ। रुकिए। आप बोलना चाहते हैं सर? आप बुरा मत मानिए, लेकिन अगर कोई बात करेगा, अगर लगातार बोलेंगे तो कैसे किसी की बात सुनाई देगी सर? यूँ नहीं मानूंगा आपकी बात का। आप पहली बात। और एक मिनट, कौन पैकेज किसको मिला है? आप लोग अपने ऊपर मत देखिए, आप दूसरे पर आरोप लगाइए। हम कौन से पैकेज से साहब यहाँ पर आए हैं? भाई ने ये कहा। अरे भाई को छोड़िए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसी पैकेज की बातें हैं। मतलब कुछ भी किसी पर भी कुछ भी आरोप लगाओ ना, तो फिर ठीक है, बात खत्म है जी। मेरे भाई ने ये कहा कि उनसे जाके क्यों नहीं मिले। मेरा मकसद सिर्फ ये है, एजुकेशन जो होती है, पढ़ाई लिखाई, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। जौहर यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए नहीं है, जौहर यूनिवर्सिटी सबके लिए है। आप भी जाके मिलो, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे लिखेंगे, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बच्चे पढ़ेंगे। और आज वो बच्चे पढ़ेंगे जो आज सड़कों पे हैं। जो बच्चे आज सड़कों पे इस सरकार में, वो बच्चे पढ़ेंगे उस यूनिवर्सिटी में। जो बच्चे तालीम करके और अपनी सरकारी डिपार्टमेंटों में सर्विस पे हो, नौकरी पे हो, रोजगारों पे हो। और आज रोजगारों पे बच्चे नहीं है ना, आज सड़कों पे इसी सरकार में। देखिए यूनिवर्सिटी के बच्चे, देखिए अभी एक मेरा भाई यहाँ स्टूडेंट है, वो रेलवे की तैयारी कर रहा है और वो सड़क पे है, पैदल है, 4 साल से मुरादाबाद में है। वो मेरा भाई नहीं है, उसके अंदर इंसानियत है। इंसानियत के नाते एजुकेशन के वो जब अपनी कलम से कल को कोई काम करेगा, वो हिंदू मुसलमान देख के नहीं करेगा, वो पढ़ाई लिखाई का, तालीम का काम करेगा। आप उसका इंटरव्यू भी लीजिए। मेरे बड़े भाई प्रेम भाई मेरी बराबर में है, उनकी बराबर में ये जी। आपका क्या नाम हुआ? सर मुस्तफ़ा अली। कुछ रोजगार का मसला है आपका जी? आप ये बोलते हैं कि बीजेपी वाले कि हम रोजगार इतना दे रहे हैं। रोजगार अभी यूपीपी का पेपर हुआ सर, उसमें हम कितने परेशान, 4 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, जबकि इतनी मेहनत, रात दिन हम इतनी मेहनत करते हैं, उस पर मुद्दे पर, रोजगार पे तो कोई बात होती नहीं है। अभी ये इन्होंने बोला कि लैट्रीन बनवा रहे हैं, कि लैट्रीनों से रोजगार मिलेगा। लैट्रीनों से हमें रोजगार मिलेगा सर, लैट्रीनों से हमें रोजगार मिलेगा। अरे जब उस रोजगार मिलेगा, जब उस हम खाएंगे तभी तो लैट्रीन में जाएंगे सर। ऐसा थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना कि लैट्रीनों से थोड़ी ना होता है। ये सुनो, ये ओनली चिल्लाते हैं बीजेपी वाले,
ओनली चिल्लाने के बजाय कुछ नहीं है इनके पास। ये सच्चाई। अच्छा ये बताओ, आरओ का पेपर क्यों कैंसिल हुआ? आरओ का पेपर क्यों कैंसिल हुआ? यूपीपी का पेपर क्यों कैंसिल हुआ? आप इनसे पूछो ना। रोजगार पे क्यों बात नहीं करते ये लोग? रोजगार पे बात कर रहे हैं ना ये। इन्हें छुपाओ जरा, इनके लिए जवाब है। 80 सीटों में उत्तर प्रदेश में कौन सी लोकसभा में मुस्लिम प्रत्याशी है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इतना फर रहे हैं ये लोग, ये हम क्यों नहीं, हम भी वोट देंगे बीजेपी को। 80 सीटों में एक भी कैंडिडेट मुस्लिम हो पूरी लोकसभा में, बताइए कौन सा? इनके पास एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं है लोकसभा का प्रत्याशी। जब तो ही हम वोट देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देंगे, अपना भाई कोई कैंडिडेट हो उसे वोट देंगे। लाए मुसलमान, लाए कैंडिडेट। ये जो बातें कर रहे हैं कांग्रेस की, समाजवादी की, बसपा की, इनसे ये पूछो, ये मोहतरमा खड़ी है, इनसे ये पूछो 80 लोकसभा में कौन सी जगह मुसलमान को टिकट मिलेगा? राज्यसभा ये नहीं देंगे, विधानसभा ये नहीं देंगे, लोकसभा ये नहीं देंगे, और ये ऑपरेशन करेंगे। हमने इनको ऑपरेशन के लिए औजार तैयार रख दिए। अब कैसे इनका ऑपरेशन हो जाएगा? आप लोगों के ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं औजार तैयार रखा है, और कह रहे हैं कि 80 लोकसभा सीटों पर एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दे रहे। आरोप है उधर। मैंने पहले बताया था, पहले तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही भाई। उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी देने जा रहे हैं। पहले तो ऑपरेशन सर्जरी अपने कर लें, अपना संगठन कर लें, अपना संगठन दुरुस्त कर लें, आगे की बात बाद में करेंगे। और जहाँ तक सवाल उसका, मैं पहले बता, हम जिताऊ को टिकट देते हैं। जिताऊ चाहे हिंदू हो मुसलमान, जिताऊ टिकट मिलता है। मुसलमान जिताऊ है ही नहीं, सिर्फ हर जगह हिंदू जिताऊ है। टिकट मिलेगा, जहाँ जिताऊ है टिकट मिलेगा। जहाँ अंसारी रामपुर में है, अंसारी जी टिकट मिला, जीते हैं वो, आज विधायक है आज वो, तो जो जिताऊ है टिकट मिलेगा। और जहाँ तक सवाल है शौचालय का, आज आधी आबादी हम सामने खड़ी हुई है। अगर मोदी जी ने एक मिनट, मोदी जी ने अगर शौचालय बना दिए देहातों में, गाँवों में, पहले जंगलों में महिलाएं करती थी या होता था, तो क्या वो अच्छा लगता था? आज महिलाओं को सेव कर दिया तो महिलाएं अच्छी, आज इनके लिए अच्छा नहीं है वो। मतलब जब खाएंगे तभी महिलाएं करने जाएंगे। नहीं, वो इनके लिए ठीक था, वो ठीक था। अगर महिलाओं को आज सेव कर दिया, महिलाएं अगर कुछ कर रही है अपने लिए, तो वो होगा। आज हम काम कर रहे हैं, हम किसी मुझे पार्षद बनना या कुछ नहीं है। आज मैं अपने आप में सक्षम हूँ। अगर महिला सक्षम है, मेरे लिए वही बहुत है। मुझे किसी पद लेवल पे काम नहीं करना। मैं आज अगर सक्षम हूँ तो मोदी जी की वजह से सक्षम हूँ कि आज आप लोगों की भीड़ में अकेली महिला बात कर रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। अच्छा, बस यहीं पर सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। और बस अब रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। एक सवाल था उधर से आया था कि अब कुछ दिनों पहले अभी पेपर लीक हुआ था, तो पेपर लीक की गिनती नहीं है। आप जब भी कभी कुछ पेपर होने वाला होता है तो वो लीक हो जाता है। जो युवा हैं, अगर 40,000 भर्ती होती तो 70 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, और जो पैसा जाता है फॉर्म भरने का वो कहाँ जाता है, पहली बात। और दूसरी चीज़, आओ और एक सेकंड, और दूसरी चीज़ ये है कि फिर से लीक हो गया पेपर, अब फिर से बच्चों को तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्या वो यही करते रहे, उनकी उम्र निकल जाती है? और आप लोग कहते हैं कि हम रोज़गार दे रहे हैं। इतने बच्चे आप लोगों ने देखा स्टेशनों पर खड़े थे, वो क्या बेरोज़गार नहीं थे? जहाँ तक पेपर की बात है, तो पहले पेपर लीक नहीं होते थे, पेपर सोल्व होकर आते थे। पहले चेक होकर आते थे कि फला जीतेगा, फला पास होगा, फला पास होगा। वो पासिंग फेल का नंबर पहले ही उनका जाता था, परीक्षा बाद में होती थी और लिस्ट पहले पहुंचती थी एजेंसी के पास, जो चयनित एजेंसी है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, तो कहीं भी कोई लीकेज है तो खिलाफ एफआईआर हुई है, कार्रवाई हुई है, और संवैधानिक कार्रवाई होगी, आगे भी होगी। कोई रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिलेगा। और योगी जी यहाँ तक कहा है कि 6 महीने के अंदर मिल रहा है रोजगार। 6 महीने के अंदर पुनः परीक्षा होगी और उन्हें बुलाया जाएगा। और जो योग है पेपर लीक होने के कारण जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उन परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? उसका जिम्मेदार कौन? जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उसका जिम्मेदार कौन है? उस परिवार की भरपाई कैसे की जाएगी? जो लाखों करोड़ों रुपया बच्चों ने जमा करे थे, वो फॉर्म के नाम पर, वो घोटाला है नहीं है? आपने तो अब उसको दोबारा आप प्रक्रिया में लाएंगे। बच्चों ने आत्महत्या करी, उन बच्चों के लिए आपने क्या करा? उन परिवारों के लिए क्या सोचा भारतीय जनता पार्टी से? मेरा सवाल है। पकोड़े और चाय के लिए जो है ना पढ़ाई की जरूरत है, ना डिग्री की जरूरत है। मोदी जी ने कह दिया आत्मनिर्भर बनो, पकोड़े बेचो और चाय बेचो। एक सेकंड जी कह रहे हैं रोजगार देंगे,
लेकिन यूपी जो भर्तियां थी उस पर जवाब नहीं दिया इन्होंने। बोला कि पहले तो सॉल्व होकर के आ जाती थी कॉपियां, अब वो कह रहे हैं कि इस बार हम FIR तो कर रहे हैं। देखिए कब क्या कर रहे हैं ये तो बात एक अलग हो गई, ये कब क्या करेंगे ये नहीं पता। लेकिन अभी तक जितने भी पेपर इन्होंने कराए सभी लीक हुए हैं। कोई भी ये इसमें कोई भी उपलब्धि अपनी बता नहीं सकते, कहने को कुछ भी कहें। देखिए कहने से ज़्यादा करने में सक्षम होना चाहिए इंसान, उस पर अमल होना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। ये नहीं हमने कह दिया कहने से काम खत्म हो गया। ये जो इतने बच्चे हैं इनकी जो ये हालत हो गई है, उसमें अभी आपने देखा फिरोजाबाद में खुदकुशी कर ली है एक लड़की ने, वो यही सब है। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए इस पे कि बच्चों के भविष्य से कम खिलवाड़ ना करें। ये देश का भविष्य है, ये बच्चे, इसके भविष्य से खिलवाड़ ना करें बच्चे। आप कुछ पेपर लीक पर कुछ जवाब देना चाहते हैं? पेपर लीक के ऊपर चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो, कांग्रेस की, या आज की भाजपा सरकार हो, ये सरकारों का एक बहुत अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। ये हज़ारों लाखों करोड़ रुपया कमाते हैं, फॉर्म के नाम पे जमा कराते हैं, फिर पेपर कैंसिल कराते हैं। अगर पेपर और लीक कराते हैं, अच्छा बहाना हमेशा होता है कि लीक हो गया, तो आप उन सब बच्चों का पैसा रिफंड करवा दिए उनके अकाउंट में। अब तो सबके अकाउंट में जन अकाउंट बन चुका है सबका, आप वापस करा देते। आज तक UPSC का जिसमें लोग IAS, IPS, IRS बनते हैं, उसका पेपर लीक क्यों नहीं हुआ आज तक? 70 सालों में एक बार बताइए आप। ना कांग्रेस की सरकार में हुआ, ना BJP सरकार में हुआ, ठीक है, किसी की सरकार में नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरा एक षड्यंत्र है, एक साजिश है किस तरीके से युवाओं का भविष्य खराब करना है, उनके साल खराब करने, उनकी जवानी बर्बाद करनी है। जो लोग जवानी जो है किसी पार्टी पे कुर्बान कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं भाई तुम अपना पढ़ लो, ठीक है। बीजेपी को हराने के नाम पे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, अपना भविष्य बनाओ और अपने आप को खड़ा करो। शुक्रिया। अब 1 मिनट आप लोग रुक जाइए। अगर जनता कोई सवाल आपसे पूछना चाहे जिस पार्टी से भी, तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा। जी 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 सर, हाँ आप सामने आ जाइए, फिर सामने आप इधर आ जाइए, जी सामने आ जाइए। जी जी 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, एक लास्ट जवाब। सवाल परीक्षा का आया है, तो ये परीक्षार्थियों भविष्य खिलवाड़ नहीं है, ये माफियाओं का भविष्य खिलवाड़ है। जो सॉल्वर गैंग बना रखा है इन लोगों ने, उस सॉल्वर गैंग के भविष्य खिलवाड़ा है, वो जेल में जाएगा निश्चित, वो निश्चित जेल में जाएगा। शुक्रिया। अब ऐसा है, आप लोग हैं, आप लोग खड़े हैं, जनता के लिए खड़े हैं ना सर, साहब जनता के लिए खड़े हैं ना, तो जनता से सवाल ले लेते हैं, ठीक है, और आपसे ही सवाल पूछेंगे, आप जवाब दे दीजिएगा। लेकिन सवाल को वो व्याकरण ना करिएगा, व्याख्या ना करिएगा, 2 लाइन में सवाल पूछिएगा ताकि हम जवाब ले सकें। मैं इनसे जवाब लेना चाहता हूँ। इनसे किससे? ऐसे उंगली नहीं दिखाते भाई, नाम बोलो। हाँ हाँ, BJP वालों से। इन्होंने कहा कि योगी जी ने पेपर कैंसिल किया, पर क्यों किया कैंसिल? बच्चे बेवकूफ़ होते हैं जो 4-4 साल तक तैयारी करते हैं, उन्हें कि पेपर कैंसिल हो गया, सरकार चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो क्यों कैंसिल हुआ, क्यों पेपर क्यों करा? ठीक है, ये सवाल है आपका। सरकार चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन जो है आप पेपर लीक हो जाते हैं, सवाल होता है कि वो पैसे खा जाया करते हैं लोग और बच्चों को वापस नहीं करते हैं, नुकसान बहुत हो जाता है, भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। इस पर आपका क्या जवाब? ये बच्चों के भविष्य खिलवाड़ नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ नहीं है, माफिया के भविष्य से खिलवाड़ है, माफिया जेल जाएंगे माफिया, और बच्चों का जो माफिया जेल जाएंगे माफिया, और 6 महीने के अंदर पुनः पेपर है, और बच्चों को आना जाना फ्री है, आने की सुविधा मिलेगी, बस में ट्रेन में सुविधा मिलेगी बच्चों के लिए, और कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा बच्चों को, कोई शुल्क नहीं आएगा बच्चों को। कोई और सवाल? अरे भाई बार बार हाथ उठा लो, आप पूछोगे सवाल। इन बीजेपी वालों से पूछो, इन्हें आज तक कुछ मिला है? ये तो बोलना है, इन्हें कुछ मिला है आज तक? एक पार्षद जिताया, 16 टिकट दिए हैं, 16 टिकट दिए हैं पार्षदों को, एक भी नहीं जीते। किसी 100 वोट आए, किसी 50 वोट आए, तो क्या कर रहा है अपने पार्टों में भी है। ये कहा आपने कि किसी को 100 आए हैं, किसी को, मुझे आए हैं 795। भाई साहब आपका सवाल गलत, 795, और बड़ा बोर्ड आया है 395। 1 मिनट, और नहीं, सपा वालों को तो 300 भी नहीं मिले, सपा वालों को तो 300 भी नहीं मिले। और रही मेरी बात, मैं पहली बार में 1 मिनट 792 वाली समाज का, मुस्लिम समाज का कोई वोट नहीं था। अच्छा, समाज नहीं, इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी का था, तो आपने कितने जितवा दिए? आपकी तो चेहरा किसका था? चेहरा फरहान अंसारी का था। मेरी 26 वोट मिला, और पहली
पहली बार खड़े करे, एक मिनट सवाल करने दो। पहली बार हम खड़े हुए और पहली बार में ही मुझे 795 वोट मिले, टोटल 11। कोई भी झूठ वाल्मीकि समाज के, मेरे वोट ही नहीं थी वाल्मीकि समाज के, वाल्मीकि समाज के कुल 11 वोट आए हैं, कुल 11 वोट। बाकी सारा समाज, जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग वार्ड है, सारा रिकॉर्ड जो वोट आए बिल्कुल मेरी आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, लिस्ट में बीजेपी को वोट ही नहीं है। तो जवाब दे रही हैं उस पर AI। ये सिर्फ पार्षद के, एक मिनट, ये पार्षद की बात कर रही हूँ, मेयर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मेयर की बात नहीं कर रही हूँ, पार्षद की बात कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और टोटल मुसलमान ने, ये अल्पसंख्यक, अरे एक मिनट सुन लो, अल्पसंख्यक समाज ने जो आप, हाँ अब आप जवाब दीजिए, अब आप देखिए, जो बीजेपी बार बार मुसलमानों को पार्षदी में लॉलीपॉप दे रही है टिकटों का, उससे कुछ होने वाला है नहीं, ना उससे कुछ होगा, क्योंकि इन्होंने, ये तो मुसलमानों से नफरत करते हैं साहब। इनकी पार्टी का आदमी मुसलमानों को गाली बकता है, इनकी पार्टी का आदमी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजता है, इनकी पार्टी का आदमी और इनकी विचारधारा का लोग बाकायदा धन संसद करके मुसलमानों को कत्लेआम की धमकी देते हैं कि हम 2025 तक मुसलमानों को कत्लेआम कर देंगे। और बीजेपी ने आज तक उन लोगों को जेल में नहीं भेजा, आज तक जेल में नहीं भेजा। अभी आप किसी को आप देख लीजिएगा, मुसलमानों को गाली बकेगा, ये मंत्री बना देंगे उसको फौरन का फौरन। अभी फिलहाल भाजपा को छोड़ करके और किसी से सवाल है? किसी के पास, जनता के पास सवाल है? तुम ही अकेले थोड़ी पूछोगे यार, और वो बच्चा है वो। क्या नाम हुआ दोस्त आपका? मोहम्मद जैद। किससे सवाल? बीजेपी वालों से। मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं आए, कर्जदार नहीं है मेरे, कब आएंगे? लाओ 15 लाख रुपए। आज फ्री राशन मिल आए इन्हें, कोविड की वैक्सीन मिल रही है, सब सुविधाएं मिल रही है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है इन्हें, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है इन्हें, विकास मिल रहा है, विकास मिल रहा है इन्हें। अगर एक सेकंड, फ्री राशन क्यों दिया जाता है जब लोगों के पास रोजगार नहीं होता है? ठीक है, और एक सेकंड, फ्री राशन आप किसको देते हैं? कहते हैं कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं ना, तो क्या हमेशा लोग गरीब ही रहेंगे, फ्री राशन ही लेते रहेंगे वो लोग? 25 करोड़ लोग बाहर निकले गरीब रेखा से, और कांग्रेस ने कहा था सदन में भी कि इन्हें राशन देना बंद करा जाए। मोदी साफ बन करा है, हम खिलाते आए हैं, खिलाते रहेंगे, बच्चों को खिलाएंगे, हम इन्हें जो है मजबूत करेंगे ताकि दोबारा गरीब की दलदल में ना चल जाए लोग, ना चल जाए। सर एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मोदी सरकार ये कहती है कि हमने 5-5 किलो अनाज हर महीने हर हफ्ते दे रहे थे। आज सन 47 से लेकर इससे पहले जो सरकार थी, कांग्रेस थी या और भी कोई सरकार थी, उन्होंने राशन दिया है नहीं दिया है? और अगर ये राशन दे रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि राशन अगर ये 5 किलो दे रहे हैं तो 1200 रुपये सिलेंडर कर दिया इन्होंने, और सिलेंडर की वजह पे जो सब्जी 10 रुपये किलो थी, आज वो 50 रुपये किलो सब्जी है। समझ लीजिए आप, अगर तुमने राशन दिया, कोई एहसान नहीं कर दिया है, समझे? राशन के बदले में आपने सिलेंडर महंगा करा और उसको डबल तिगल करा आपने, ठीक है? मेरा जो सवाल है, और बहुत सारी बातें ऐसी है। अब इन्होंने कहा, सुनो, आज इन्होंने 10 साल में करा क्या है? आज 10 साल इसको हुकूमत करते हो गए, सन 2024 इलेक्शन खत्म हो गया, 10 साल हो जाएंगे पूरे, ठीक है ना? 10 साल के अंदर इन्होंने क्या करा? इन्होंने पहला जुमला फेंका 3 लाख हर खाते के अंदर, सुनिए, 3 लाख वो नहीं, 3 लाख का जुमला फेंका इन्होंने। और जब अमित शाह से इस बात का सवाल करा गया, सुनिए, जब अमित शाह से सवाल करा गया तो अमित शाह ने इस बात का जवाब ये दिया था कि अमित शाह ने सवाल का जवाब दिया था कि भाई ये तो चुनावी मुद्दा है और ये जुमलाबाजी फेंका जाता है, ये 15 लाख के कोई मतलब नहीं है, समझ गए नहीं आप? नहीं, आप 10 साल सत्ता में हैं, सत्ता में आने के बाद आपने क्या करा? जिस टाइम 2014 में मोदी गवर्नमेंट बनने जा रही थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट बनने से पहले कहा था कि गवर्नमेंट बनने के बाद में इनकम टैक्स जमा देना नहीं होगा। तो अब कितना परसेंट इनकम टैक्स है? 40% इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। उसके ऊपर सवाल जवाब दे दीजिए। इनकम टैक्स 5 लाख से ऊपर कितने परसेंट इनकम टैक्स है? जब पूछिए ना इनसे पूछिए। नहीं है। आपने दिया है क्या? नहीं है ना, नहीं है, दिखाइए। 5 लाख से ऊपर दिखाइए ना, अपना इनकम टैक्स दिखाइए ना। 7 लाख, चलो ओवर, ठीक है। जब इनका 50 लाख होगी तो टैक्स 40% देना पड़ेगा। 7 लाख का फ्री है, 5 लाख तो फ्री है इनकम टैक्स, कोई टैक्स नहीं 5 लाख तक। लोन देने का वादा कर लिया। भाई एक बात बतलाओ, इन्हीं की सरकार का राज्यपाल थे मलिक, इन्होंने 39 जो फौजी मारे गए थे पिछली बार, उनसे पहले जुमला फेंका चौकीदार का,
आज जुमला फेंक दिया कि 140 करोड़ लोग मेरा परिवार। तो वास्तविकता क्या 140 करोड़ लोगों को परिवार मानते हैं? वास्तविकता बतलाओ, 140 करोड़ लोगों को वो अपना परिवार मानते हैं? अगर वो परिवार मानते तो दोगली राजनीति नहीं करते, हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते, सबको अपने साथ लेके चलते। जैसे उसका नारा है सबका साथ सबका विकास, यही नारा है ना, तो सबका सर्वनाश और उनका विकास, ये है। जी शुक्रिया सर। खैर ये मुरादाबाद शहर की जनता थी। हमारे साथ कुछ सभी पार्टियों के नेता जुड़े और सबने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए। हर पार्टी की ओर से बेहतर जवाब दिया गया, वो चाहे देशव्यापी मुद्दे हों चाहे यहाँ के स्थानीय मुद्दे हों, सभी ने जवाब देने की कोशिश की। किसी ने कुछ ना कुछ कहा और अपनी बातों को रखा। यहाँ पर बहुत लोगों ने मीडिया के ऊपर भी सवाल उठाए, हमारे ऊपर सवाल उठाए कि हम यहाँ पर कुछ पैसे किसी को दे करके हमने ऑर्गेनाइज कराया है। हालांकि ये बात पूरी तरह से गलत है। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, ना किसी का दबाव है, ना किसी पार्टी का दबाव है और ना किसी व्यापारी का दबाव है। हम सीधे तौर पर एक मीडिया की तरह काम करते हैं और सबसे सवाल करते हैं। खैर सबके अपनी अपने विचार हो सकते हैं, लोकतंत्र है, सब स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाएं या लोग एक दूसरे को जवाब देने से जब बचते हैं तब वो मीडिया पर आरोप लगाते हैं। फिलहाल हमारे ऊपर आरोप है, यह कितना सही है ये जनता तय करेगी। और यहाँ के लोगों ने जो जवाब दिया वो भी काफ़ी बेहतर थे और काफ़ी आक्रामक थे। फिलहाल मुरादाबाद शहर से रविशंकर के साथ गोविंद मंडल।